Unacademy. हेलो प्रशांत। आई होप आप गुड अच्छे हैं। क्या इवनिंग मैम। आपके लिए पॉसिबल होगा प्रशांत कैमरा ऑन करना? बड़ा अच्छा रहेगा। नो, कैमरा ऑन नहीं नॉट कर पॉसिबल। सकते मैम। चलिए कोई बात नहीं। पूछिए। यस। सर हमारा 24 के एज में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ सर, बीकॉम। उसके बाद एलएलबी की डिग्री परस्यू करने में 27 एज होगी, और अभी एलएलएम चल रही है 28 में। और जब बीकॉम में थे हमें लग रहा था सर सिविल सर्विस में जाएं, तो सर उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। लेकिन क्या हम ज्यादा लेट हो गए हैं सर? 28 की एज में जुडिशरी अपियर करना ज्यादा लेट हो गए हैं क्या हम? क्योंकि कई बच्चे 24-25 की एज में भी जुडिशरी क्लियर कर लेते हैं, तो थोड़ा डिमोटिवेट लगता है सर। अब प्रशांत जी, जो आपकी बात है 27-28 में आप क्या लेट हैं? आई डोंट थिंक आप लेट हैं। मैं मेरे काफी जिन लोगों को मैं जानता हूँ उन्होंने आप तो फिर भी 27-28 साल के हैं, उन्होंने इससे भी ज्यादा उम्र में एग्जाम दिया है और निकाला भी है। और जहाँ तक मतलब लेट, ऑब्वियसली लेट अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए लेट आप नहीं है। 27-28 नहीं, लोगों ने 29-30 में भी एग्जाम निकाला है प्रिपेयर करके। तो ऑब्वियसली अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें और दे सकते हैं। कोई लेट वाली ऐसी बात नहीं है। और जहाँ तक डीमोटिवेशन की बात है तो प्रशांत जी, हर जने की सिचुएशन अलग अलग होती है। अब जैसे आपकी सिचुएशन ये थी कि आप उस फेज में थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे कि आप यूपीएससी करना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं, और आपने पहले बीकॉम किया, फिर आपने एलएलबी और एलएलएम किया। हो सकता है किसी को क्लैरिटी पहले से हो और इसीलिए वो 24-25 साल में क्लियर कर गया। तो हमें अपनी सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता आपको डीमोटिवेट होना चाहिए। और 27-28 भी एक परफेक्ट उम्र है। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ 24-25 में ही लोग निकालते हैं। लोग 3-3 4-4 साल प्रिपेयर भी करते हैं। तो जुडिशरी के लिए वो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और फिर उनका तीसरे या चौथे अटेम्प्ट में होता है, तो उनकी वैसे भी उम्र 27-28 साल हो जाती है। तो डीमोटिवेशन जैसी बात नहीं है। जैसी आपकी सिचुएशन है आप उस हिसाब से अडेप्ट करिए और प्रिपरेशन करिए। सर हम उड़ीसा से हैं सर, यहाँ का जुडिशरी में यूपी बिहार वाले नहीं आ सकते, तो बहुत कम कंपटीशन है सर। एक ही स्टेट पे फोकस करें हम। मेंस में जैसे यहाँ 10 सब्जेक्ट हैं, तो 40-50 क्वेश्चन लेने पर भी 400-500 लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे मेंस के प्रीवियस ईयर के सर। तो फिर भी कितना मंथ लग सकता है सर इन्हें प्रैक्टिस करने में, रिवाइज करने में, रिवीजन करने में सर? आपको प्रशांत जी, ऑब्वियसली अगर आप कह रहे हैं कि आप उड़ीसा देना चाहते हैं, ऑब्वियसली जो स्टेट आप देना चाहते हैं वो आपकी पर्सनल चॉइस है। आप एक देना चाहते हैं या मल्टीपल देना चाहते हैं, ये भी ऑब्वियसली एक पर्सनल चॉइस रहती है हमेशा। आप कह रहे हैं उड़ीसा में कंपटीशन कम है, तो हाँ, उड़ीसा के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। कंपटीशन कम रहेगा तो आपके चांसेस भी अच्छे हैं। और आई थिंक जहाँ तक प्रेपरेशन और रिविजन की बात है तो एटलीस्ट आपको 10 से 12 महीने मिनिमम लग जाते हैं। और प्रोसेस स्टार्ट होती है तो उतना टाइम तो उस प्रोसेस में ही लग ही जाता है। तो आप 10 से 12 महीने मान के चलिए टोटल। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक्स प्रशांत सवाल पूछने के लिए। नेक्स्ट वी हैव महेंद्र यादव। महेंद्र, आपने हैंड रेज किया हुआ है, प्लीज अपना आप सवाल पूछिए। अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं। Okay. Hello. हाँ हाँ महेंद्र जी। Yes, sir. Yes, sir. I want to know that, sir, how does the handwriting matter in this exam, and what procedure should I have to follow to increase my writing speed? महेंद्र जी, राइटिंग स्पीड का जहाँ तक पॉइंट है तो राइटिंग स्पीड को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही बेटर बनेगा। उसका और कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है। राइटिंग स्पीड आप जितने आंसर्स लिखेंगे मेंस एग्जाम के, जितने ज्यादा बार मतलब ऑब्वियसली जितना ज्यादा कंटेंट कवर करेंगे, जितनी ज्यादा लिखेंगे उतना ही स्पीड बढ़ेगी। जहाँ तक हैंड राइटिंग का मैटर है, मैं ये नहीं Yes, sir. कहूँगा कि हैंड राइटिंग बिल्कुल इरेलीवेंट है। क्योंकि आप अगर लॉजिकली भी सोचते हैं तो हैंड राइटिंग जो है, अगर एग्जामिनर को आपकी हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, आपकी थोड़ी सी अनिशा, दैट्स सम डिस्टर्बेंस ऑन योर साइड। राइट, थैंक्स अनिशा। सो हाँ महेंद्र जी, अगर हैंड राइटिंग की बात है तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल रोल प्ले नहीं करती है। मैं बोलूंगा हाँ, काफी हद तक एक इफेक्टिव रोल प्ले कर सकती है अगर आपकी अच्छी हैंड राइटिंग है तो। क्योंकि एक एग्जामिनर लॉजिकली अगर आप सोचे तो बहुत सारी, एटलीस्ट हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज वो चेक कर रहा है। और
उस समय पे जब आपकी वो कॉपी चेक कर रहा है, उससे आपकी राइटिंग ही समझ नहीं आ रही है, तो आपको वो मार्क्स किस बेस पे देगा? और उसके पास में इतना टाइम होता नहीं है कि वो आपकी जो राइटिंग है उसको उसको इलेबोरेटली समझ ले। तो अगर आपकी अच्छी हैंड राइटिंग है तो एक वो अच्छा इंप्रेशन उस मोमेंट पे क्रिएट करती है। तो डेफिनेटली मैं तो बोलूंगा हैंड राइटिंग का एक अच्छा रोल है। जुडिशरी या किसी भी रिटन एग्जाम में एक रोल रहता ही है हैंड राइटिंग का। So, sir, the way out is that we should have to practice a lot to improve डेफिनेटली, our handwriting. Those who have not good handwriting. डेफिनेटली। Okay, sir. थैंक्स महेंद्र सवाल पूछने के लिए। अनन्या, निष्ठा, दीपशिखा, क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं? प्रिया, प्लीज गो फॉरवर्ड, बताइए। सर हम्म। सर हम जैसे मेंस आंसर राइटिंग में हम क्या डायग्राम्स यूज कर सकते हैं, जैसे अंडरलाइन और डायग्राम्स के हमें कुछ शो करना है, हमारे पास टाइम कम है, तो हम डायग्राम्स बना सकते हैं। आई थिंक आप डायग्राम्स यूज कर सकते हैं, किसी किसी में चार्ट्स आप यूज कर सकते हैं, वो एक इफेक्टिव मेथड है, बट अगेन वो डिपेंड करेगा कि आपके पास टाइम कितना है एंड उस क्वेश्चन की डिमांड क्या है। अगर आपके पास टाइम है तो आई थिंक कुछ कुछ क्वेश्चंस में डेफिनेटली आप चार्ट यूज कर सकते हैं, वहाँ कोई मना ही नहीं है कि आप यूज नहीं कर सकते। पर वही है कि आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके पास ऑब्वियसली टाइम कितना है और आप जो चार्ट्स बना रहे हैं उसमें कितना टाइम लगेगा। तो अगर आपके पास में सब टाइम वगैरह सब कुछ है तो डेफिनेटली आप चार्ट यूज कर सकते हैं। मतलब सब मार्क्स कट नहीं होंगे डायग्राम के। नहीं, मार्क्स नहीं कट होते। और जैसे लैंग्वेज एग्जाम में वो इशू होता है कि अंडरलाइन नहीं करना, तो लॉ पेपर में हम अंडरलाइन कर सकते हैं। मैंने पर्सनली अंडरलाइन नहीं किया था क्योंकि फ्रैंकली मेरे पास में इतना टाइम ही नहीं रहता था कि मैं अंडरलाइन करूं, बट आई थिंक देयर इज नो बार ऑन नॉट अंडरलाइनिंग। मैंने कहीं ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन तो नहीं पढ़ा है कि जनरली आप अंडरलाइन मत करो, बट आई थिंक अंडरलाइनिंग भी एक थोड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है, बिकॉज जहाँ आप अंडरलाइन कर रहे हैं किसी भी आंसर में तो इट इमीडिएटली अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ द एग्जामिनर। तो आई थिंक कहीं कई बार ये भी हो सकता है कि वो सिर्फ वही पढ़ ले और पूरा आंसर ना पढ़े, which is bad when it comes to marking. So I think underlining आप कर सकते हैं, but I wouldn't suggest it कि आप underlining extensively use करें। ओके सर। एंड सर आपने जैसे जब आपके एग्जाम्स थे तो आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होगी, तो मतलब आपके अकॉर्डिंग कौन, मतलब आपने अगर की है तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी बेस्ट टेस्ट सीरीज या कौन सा इंस्टीट्यूट होगा जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करता होगा वो अच्छी हो, जैसे अवैल्यूट करे एक एक आंसर आपका। Okay. तो प्रिया जी, आई थिंक मुझे सारी टेस्ट सीरीज के बारे में तो आइडिया नहीं है, एंड आई थिंक टेस्ट सीरीज में अगर आप कर भी रहे हैं, टेस्ट सीरीज एनरोल कर रहे हैं, ऑब्वियसली आई वुड एनकरेज यू टू ज्वाइन द टेस्ट सीरीज, बिकॉज ऑब्वियसली वो काफ़ी हेल्पफुल होती है। मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, बट आई कैन नॉट से विद कॉन्फिडेंस कि कोई भी टेस्ट सीरीज आपका बहुत ही सारे आंसर बहुत ही डिटेल्ड वे में चेक करेगी, और कौन सी सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज होगी। हाँ, काफी जैसे अन अकेडमी ने भी स्टार्ट किया हुआ है, उसी टेस्ट सीरीज भी अब चलने लगी है नीट की। राहुल की ऑब्वियसली है ही, कुछ और इंस्टीट्यूट हैं, जुडिशरी गोल्ड, आई थिंक आई जॉइंड वन ऑफ देम बिकॉज मैंने इनिशियली उनकी गाइडेंस ली थी। तो अ, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको कोई भी टेस्ट सीरीज एक बेसिक फीडबैक दे पाएगी, कोई डिटेल्ड फीडबैक हर आंसर पे आई डोंट थिंक कोई भी टेस्ट सीरीज देगी। तो आप टेस्ट सीरीज को मेरे हिसाब से ऐसी ज्वाइन करो जो थोड़ी पॉपुलर हो, जो थोड़ी स्टैब्लिश सी हो, और आपको थोड़े मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर्स आपको अच्छे टेस्ट प्रोवाइड कर रही हो। एंड इवन इफ द फीडबैक इज थ्रू से वॉइस नोट के थ्रू भी, जैसे मुझे फीडबैक वॉइस नोट के थ्रू मिलता था, जो टीचर्स चेक करते थे वो मेरे वॉइस नोट के थ्रू फीडबैक देते थे ऑन द आंसर। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई भी टेस्ट सीरीज आपको बहुत डिटेल में चेक करके देगी, बट हाँ, जो भी टेस्ट सीरीज की बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है कि आपको अच्छे नंबर ऑफ टेस्ट प्रोवाइड कर रही हैं एंड दे आर प्रोवाइडिंग यू एटलीस्ट अ बेसिक फीडबैक, वो टेस्ट सीरीज मेरे हिसाब से सही है। बट ऑब्वियसली मैंने सारी टेस्ट सीरीज यूज नहीं की है, तो इसके लिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि माय वर्ड इज द लास्ट वर्ड। हाँ जी, थैंक यू सर। Thanks, Priya. We'll take 2 more questions. We have 5-6 more minutes to wrap up the session. अगर आप में से कोई कुछ पूछना चाहेंगे, निष्ठा प्लीज गो अहेड, पूछिए। Good evening, sir. गुड इवनिंग।
Sir, my question is, would you recommend some certain combinations जिसमें हमें subjects पढ़ने चाहिए, say IPC with CRPC, या during the process? I think I personally didn't follow any combination as such, but अगर आपको फॉर इंस्टेंस अगर आपको कॉम्बिनेशन ऐसा मतलब ये हाइंडसाइट का मेरा ओपिनियन है, उस समय जो प्रिपरेशन मैंने किया था उसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं था इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग एनी कॉम्बिनेशन, बट आई थिंक हाइंडसाइट में हो सकता है काफी काफी सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि आप साथ में पढ़ सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आपने जैसे एग्जांपल दिया आईपीसी और सीआरपीसी, हाँ आप कर सकते हैं अगर आप उसको इंटरलिंक अच्छे से कर पा रहे हैं तो। फॉर इंस्टेंस अगर आप आईपीसी पढ़ भी रहे हैं तो सब्सटैंटिव प्रोविजंस है उनको आप अगर बाकी प्रोविजंस जो सीआरपीसी में उनसे इंटरलिंक कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली इट्स अ गुड वे। जैसे सीपीसी के अंदर भी होता है, सीपीसी जो प्रोसीजरल लॉ, बट उसको काफी लोग एसआरए के साथ में भी पढ़ते हैं बिकॉज वो सब्सटैंटिव सेक्शन है उस प्रोसीजर का। तो काफी बार ये भी देखा गया है कि ये दोनों भी लोग कॉम्बिनेशन में साथ में पढ़ते हैं, तो अगर उस कॉम्बिनेशन को आप प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं, आप उनको दोनों को इंटरलिंक कर रहे हैं, जैसे एसआरए के प्रोविजंस को आप सीपीसी से इंटरलिंक कर पा रहे हैं, तब तो आप उस कॉम्बिनेशन को फॉलो करिए। बट हाँ मतलब मैंने पर्सनली ऐसा कुछ नहीं किया था, मेरे को विथ रिविजन आई वाज एबल टू इंटरलिंक अ लॉट ऑफ प्रोविजंस, बट इनिशियल स्टेजेस पे आप डेफिनेटली कॉम्बिनेशन में पढ़ सकते हैं इफ यू प्रॉपरली interlink the sections from both those dialects. All right, sir. So just one more question. Sir, in the course of preparation, जब आप कुछ certain subjects कर रहे थे, तो how many do you recommend taking up at a time? और कई बार सर ऐसा होता है कि अगर आप कुछ subjects कर रहे हैं तो जो पहले कर रहे हैं उनसे touch lose हो जाता है, and then you have to revisit them again. तो how Right. to be consistent with that? निष्ठा जी, मैंने पर्सनली आई फॉलोड, मतलब ऐसा ये नहीं था कि मैं एक साथ 3 से 4 सब्जेक्ट पढ़ता था एट अ टाइम, मैं एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करता था, एक ही बैरक पे फोकस करता था, बिकॉज ऑब्वियसली मैं उस पर्टिकुलर किसी पैटर्न या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की गाइडेंस से नहीं चल रहा था। आई वाज प्योरली वर्किंग थ्रू इंस्टिंक्ट। तो मैं एट अ टाइम एक ही सब्जेक्ट लेता था। मैं एक से ज्यादा बार, अनलेस कि वो एक कोई माइनर लॉ है जो कि इतना ज्यादा बर्डनसम नहीं होता है, मैं एक टाइम पे एक ही मेजर लॉ पे मोस्टली फोकस करता था। और जहां तक रिविजिटिंग की बात आती है, तो वो आई थिंक वो काफी हद तक डिटरमिन होगा कि आप रिविजन कर कैसे रहे हैं। अगर आप रिविजन फॉर इंस्टेंस अगर आप आईपीसी खत्म कर रहे हैं और आप ऑब्वियसली आप आईपीसी का कुछ पोर्शन पढ़ते हैं, तो इट इज एडवाइजेबल कि आप एक बार बिफोर स्लीपिंग यू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर पोर्शन वंस अगेन, एंड आफ्टर से 7-8 डेज आप उस पोर्शन को और उसके साथ में जो भी आपने ओवर द वीक कवर किया है, यू गो थ्रू दोज पोर्शंस, यू रिवाइज दोज पोर्शंस। बट I think importance is not due importance is not given to how you actually revise. अगर आप रिवीजन सिर्फ ये कर रहे हैं कि ओके मैंने आज पहले 50 सेक्शंस आईपीसी के कवर किए हैं, आई गो थ्रू द बैरक अगेन और बेसिकली मैंने अपने नोट्स वापस पढ़ लिए, आई वुडंट से दैट्स अ वेरी एफिशिएंट मेथड ऑफ रिवीजन। अगर आपने पहले 50 सेक्शंस पढ़े हैं तो रिवीजन में एटलीस्ट दैट इज समथिंग व्हिच आई यूज्ड टू डू पर्सनली। रिवीजन का मतलब ये होगा कि आप अब कुछ नहीं खोलें, आप ना बैरक खोलेंगी ना अपने नोट्स खोलेंगी, एंड यू स्टार्ट रिकॉलिंग की उन 50 सेक्शन में मुझे कितना क्या क्या याद है, बी इट केस लॉज, बी इट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो भी मैंने पढ़े हैं, मैं कितना रिकॉल कर पा रही हूँ, और कितने केस लॉज जो भी मैंने पढ़े हैं मैं कितना रिकॉल कर पा रही हूँ, कितना कंटेंट जो है मैं रिकॉल कर पा रही हूँ। Once you are done with that, then you again go to the barrack or whatever your notes see and see कि आप कहाँ क्या क्या चीजें मिस कर गई हैं, कहाँ क्या आपका अंडरस्टैंडिंग में गैप आ रहा है। बिकॉज हम काफी बार जब रिकॉल करके लिखते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि नो, दिस इज समथिंग विच यू नॉट अंडरस्टूड प्रॉपर्ली। तो रिविजन का जो तरीका है दैट इज गोइंग टू डिटरमिन कि आपका रिकॉलिंग कितना एफिशिएंट होगा ओवर अ शॉर्ट पीरियड एंड अ लॉन्ग पीरियड। तो मैंने रिविजन के लिए तो ये चीज फॉलो करी थी। रिकॉलिंग आपकी रिविजन से ही होगी, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ यू यूज्ड टू रिवाइज, सो आई थिंक यू कैन फॉलो दैट एज वेल। Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, Nishtha. We'll wrap up in 2-3 minutes. We'll take 2 more questions. Deepshika, you have raised your hand. आप कुछ पूछना चाहते हैं? Yes, ma'am. Thank you. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening.
हाँ सर, आपने एक्चुअली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आंसर कर दिए हैं। मुझे बस एक ही और क्वेश्चन बचा है कि कुकीज के बारे में आपका क्या एडवाइस होगा, कि कितने रिलायबल होते हैं, हम लोग उसको कहाँ तक यूज कर सकते हैं? बस। दुग्गी आप केस लॉस के लिए बोल रही है, राइट? नहीं, कुकीज वो शॉर्ट लॉ बुक्स जो आते हैं एके जैन के और सिंगल्स के। हाँ, तो आई थिंक वो जनरली लोग केस लॉस के लिए मतलब उसके ऊपर रिलाय केस लॉस के लिए करते हैं, जहाँ तक मैंने सुना है। आई थिंक इट कैन बी डिफरेंट, बट फ्रॉम व्हाट आई हर्ड दोस बुकीज आर आई थिंक वेरी शॉर्ट समराइज्ड वे में कुछ बताते हैं। आई थिंक फॉर केस लॉस आल्सो मैंने पर्सनली यूज नहीं किया, सो आई वुडंट बी एबल टू गिव यू माय ओपिनियन ऑन इट, बट अगर आप आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि आप एग्जैक्टली उसका क्या यूज कर रहे हैं। फॉर यू आर यू आस्किंग अबाउट a good summary about any topic or the case laws that it provides? Sir, actually I'm asking about summary only, क्योंकि कुछ सभी स्टूडेंट्स तो एनएलयू जैसे कॉलेज से पढ़े नहीं होते हैं, कुछ सिंपल गवर्नमेंट कॉलेज से भी पढ़े होते हैं। Right. तो अभी इस हमने कमेंट्री सारी पढ़ी है सेमेस्टर के टाइम में, ऑब्वियसली पूरे का तो नोट्स नहीं बना पाते जितना वास्ट सिलेबस है जुडिशरी का। तो उस हिसाब से अभी एंड मोमेंट पे, जैसे अभी बिहार का फॉर्म भरा है और भी दिल्ली के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो इतने कम टाइम में मुझे नहीं लग रहा हम इतने कमेंट्रीज को फिर से पढ़ पाएंगे। तो दीक्षिता जी, वो प्रॉब्लम यहाँ आती है बुकीज आपके। आई थिंक व्हेन इट कम्स टू समरी, मुझे क्वालिटी नहीं पता है, बट अज्यूमिंग कि उनकी क्वालिटी डिसेंट है। कहीं कहीं गलतियां भी होती हैं। अच्छा, ठीक है, तो अज्यूमिंग कि ओके डिसेंट क्वालिटी है, दे आर नॉट दैट ग्रेट आल्सो, बट आई स्टिल फील कि अगर आप जुडिशरी के रेस्पेक्ट में मुझसे पूछ रहे हैं, कॉलेज के एग्जामिनेशन में मे बी दे माइट वर्क, बट अगर सिर्फ समरी पे आप रिलाय मेरे हिसाब से किसी भी एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, बिकॉज मेंस में आपको उससे ज्यादा लिखना होता है। अगर समरी आप तब यूज कर सकती हैं जब आपने कमेंट्रीज पढ़ ली है, अगर आप श्योर हैं कि आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप लास्ट मोमेंट पे रिकॉल करना चाह रही है, रिवाइज करना चाह रही है, तो आप ऑब्वियसली वो दुखीज को रेफर कर सकती है, उनकी समरीज को रेफर कर सकती हैं। बट अगर आप स्टार्टिंग वहां से करेंगी तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको। अल्टीमेटली अगर आप डिटेल्ड कॉन्सेप्ट को डिटेल में नहीं पढ़ेंगी एक बार, तो वो थोड़ा मेंस में आप आंसर वहां पे लिख पाना मेंस में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है कि हाँ मुझे ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है, बट लास्ट मोमेंट पे मैं रिकॉल या रिवीजन के लिए यूज करना चाह रही हूँ, तो यू कैन गो अहेड विद दैट। सर, डू यू थिंक कोचिंग कैन बी अ सब्स्टिट्यूट? हम कोचिंग करें और वहां से नोट्स ले लें, तो दैट कैन बी अ सब्स्टिट्यूट? आप अपनी आप स्पेसिफिकली अपने लिए पूछ रही हैं, इन जनरल ये क्वेश्चन है? हाँ, इन जनरल भी और अपने लिए भी, जैसे भी आप सजेस्ट करें। नहीं, आई थिंक कोचिंग कैन हेल्प यू इफ देयर आई मीन ऑब्वियसली आप उनसे एक सस्टेन्ड पीरियड के लिए जुड़ी हुई है, जैसे आप 8 महीने या 1 साल या 1.5 साल उनसे जुड़ी हुई हैं, तो आप ऑब्वियसली कोचिंग जो भी है XYZ व्हाटएवर कोचिंग, तब आपको हेल्प कर सकती हैं। बट अगर आप अपनी स्पेसिफिक कंडीशन पूछ रही हैं कि अभी इतना कम टाइम है तो क्या कोचिंग हेल्प कर पाएगी या सिर्फ नोट्स कोचिंग के काम कर जाएंगे, तो आई थिंक वो उतना नहीं हो पाएगा, बिकॉज नोट्स आप किसी भी कोचिंग के पढ़ लें, बट अनलेस की आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उस पर क्लियर नहीं है, नोट्स आपको इतना हेल्पफुल नहीं कर पाएंगे। बट ऑब्वियसली अगर आप 10 महीने या 12 महीने या 1.5 साल से आप कोचिंग कर रही हैं, आप कॉन्सेप्ट वगैरह सब पढ़ रही हैं, अपने नोट्स खुद बना रही हैं, कोचिंग के नोट्स यूज कर रही हैं, तो ऑब्वियसली वो हेल्पफुल है। बट इस कंडीशन में, आपकी स्पेशल कंडीशन में थोड़ा मुझे डाउट है कि आपके पास टाइम कम है और आप कोचिंग के नोट्स सिंपली रेफर कर लें। नहीं, नॉट स्पेसिफिकली कोचिंग के नोट्स, लेकिन क्लास करके पढ़ के अच्छे से करें तो तब आप ऑब्वियसली अगर आपके पास में जो भी रिसोर्सेज है आप उसको प्रॉपर्ली करके और फिर नोट्स वगैरह यूज करती हैं, तो ऑब्वियसली हेल्पफुल है। थैंक यू सर। फ्रॉम वेयर डिड यू कोचिंग? दीक्षिता जी, मैंने मेंस के लिए पर्टिकुलरली कहीं से कोचिंग नहीं करी थी। फ्री में, जैसा मैंने कहा, मैंने शुरू में जुडिशरी गोल्ड की जब मैंने इनिशियली प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तब यूज करी थी। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने रिसोर्सेज मेंस के लिए कुछ अनअकैडमी भी यूज करे थे, कुछ डिफरेंट सोर्सेज यूज करे थे, बट ऐसी कोई पर्टिकुलर कोचिंग नहीं थी जिससे मैं साल या 1.5 साल तक जुड़ा हुआ था। थैंक यू। Thank you, Deekshika, for your question. We have Mayank on call. We have Joydeep on call. Do you want to ask any question? Yes, ma'am. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Thank you for giving me this opportunity.
मैम मेरे को ये पूछना था कि हम लोग जीके और लैंग्वेज कैसे प्रिपेयर करें। सी आई थिंक जीके में मैं आपकी इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज जितने भी मैंने एग्जाम किए वहाँ पे जीके का कहीं पोर्शन नहीं आता था, तो मुझे पर्सनली कभी जीके पढ़ने की ज़रूरत पड़ी नहीं। दिल्ली में दिल्ली में लीगल जीके आता था, जब से मैंने स्टार्ट किया तो लीगल जीके हो गया था, पहले जीके आया करता था। मैंने राजस्थान लिया, राजस्थान में जीके नहीं आती है। हरियाणा में बहुत थोड़ी आती है प्री के अंदर। तो आई थिंक जीके में मैं आई थिंक आपको बेस्ट एडवाइस नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज मैंने फ्रैंकली जीके की प्रिपरेशन इतनी एक्सटेंसिवली कभी नहीं करी। हाँ, लैंग्वेज मैं आपको ऑब्वियसली असेस कर सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कौन सा स्टेट टारगेट कर रहे हैं। सर यूपी और राजस्थान। ओके, तो यूपी के यूपी में इंग्लिश में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? सर यूपी में प्रेसी राइटिंग है, हम्म एसे राइटिंग है, हम्म ट्रांसलेशन है। ठीक है, तो आई थिंक ऐसे के अंदर आई थिंक मैंने एक पहले किसी क्वेश्चन में बताया, ऐसे का एक ही अ, अ, मेरे हिसाब से बेहतर तरीका ये है कि आप पहले सबसे पहले जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो उठाएं और उसमें देखें कि कौन क्या किस तरीके के टॉपिक्स आपके आ रहे हैं। वंस यू आइडेंटिफाई दैट, आपने एक बार वो चीज़ देख ली है कि हाँ कुछ कुछ टॉपिक्स जो रिपीट हो रहे हैं, कुछ कुछ ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक्स आ रहे हैं, आप ऑब्वियसली आप अपने एसेज उनके ऊपर प्रिपेयर करें। और ये मैं दोनों राजस्थान और यूपी के लिए बोल रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ ऐसे। अब हो सकता है यूपी के अंदर थोड़ा बड़ा ऐसे या छोटा ऐसे लिखना पड़े, उस हिसाब से आप अपने एसेज उस पर प्रिपेयर करें। और एसेज कोई भी बुक आपको या कोई भी रेफरेंस गाइड आपको हेल्प नहीं कर सकती एसेज में। जितने एसेज आप लिखेंगे टॉपिक्स के ऊपर, जो भी टॉपिक्स रेलिवेंट हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, जैसे राजस्थान में मैंने जैसे बोला सोशल इश्यूज पे, और इस बार कंटेम्प्ररी और टेक्निकल टॉपिक्स जो टेक्नोलॉजी बेस्ड टॉपिक्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। तो आप आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन से इस स्टेट में कौन से टॉपिक्स जनरली पूछे जा रहे हैं, उनसे अपने ऐसे प्रिपेयर करना स्टार्ट करें, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द ऐसे विच इज रिक्वायर्ड। वही बेस्ट तरीका है। आप जितने ज़्यादा एसेज लिखेंगे उतनी ही आपकी कमांड उस पर डेवलप होगी लैंग्वेज पे, और उतना ही कंफर्टेबली आप ऐसे लिख पाएंगे, चाहे आपका प्रिपेयर किया हुआ ऐसे आए या ना आए। एसेज के लिए तो इससे बेहतर तरीका कोई नहीं है। व्हेन इट कम्स टू प्रीसी राइटिंग, प्रीसी राइटिंग में आप बहुत सारे ऐसे पेपर्स हैं, स्टेट एग्जाम्स हैं जिनमें प्रीसी आता है। आई थिंक एमपी में भी आता है प्रीसी राइटिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हरियाणा में भी आता है। तो ये जितने भी ऐसे आई थिंक दिल्ली में है, और इन सभी जो भी स्टेट के एग्जाम्स हैं जिनमें भी प्रीसी राइटिंग है, आप उनके प्रीसी राइटिंग प्रिपेयर करें। और कहीं कहीं पे मेंस के एग्जाम के सोल्यूशन भी आते हैं, जैसे हरियाणा की आती है, और भी दूसरे स्टेट की रिटर्न जो मेंस के एग्जाम होते हैं उनके सोल्यूशंस दिए हुए होते हैं, तो उनमें उन्होंने लैंग्वेज पोर्शन के सोल्यूशंस दिए हुए होते हैं। तो आप जितने पीवाईक्यूज उसमें सॉल्व करेंगे जितने स्टेट के प्रीवियस ईयर के, आपको प्रीसी राइटिंग के लिए काफ़ी हेल्प मिल जाएगी इसमें। ट्रांसलेशन की जैसे बात है, ट्रांसलेशन अगेन ट्रांसलेशन में भी दिल्ली का जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो हेल्प करेंगे। गूगल ट्रांसलेट आपको जो डिफिकल्टी है विद रिगार्ड्स टू वर्ड, जैसे ट्रांसलेशन में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जो इंग्लिश में वर्ड लिखा है उसका हिंदी का मतलब क्या होगा। तो गूगल ट्रांसलेट आपको उस वे में जरूर हेल्प कर सकता है, पर आपको वो सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग नहीं करके देगा। तो हो सकता है तो आप अपने जो ट्रांसलेशन हैं, अगर आपके पास कोई सोर्स है, जैसे मेरे पास में पर्सनली एक सोर्स था जिसको मैं अपने ट्रांसलेशन करके चेक करवा सकता था, तो वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगा था। और उसके अलावा मैंने जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं ट्रांसलेशन के, एमपी के पेपर्स मैंने सॉल्व किए, मैंने हरियाणा के सॉल्व किए एंड दिल्ली के सॉल्व किए। इन तीनों में ट्रांसलेशन आता है, तो उनके पेपर्स आप सॉल्व करें ट्रांसलेशन के। बेस्ट ये होगा कि आप किसी सोर्स से चेक करवा सकते हैं जो आपको चेक कर सकता है ट्रांसलेशन। अदरवाइज ऑल्सो एमपी के अंदर जो है दो तरीके के पैसेजेस आते हैं समरीज के अंदर, क्योंकि उनका एक आर्टिकल और आर्टिकल रिलेटेड एक पेपर आता है, पेपर 2 या पेपर 3, आई एम नॉट श्योर। उसमें एक ही पैसेज इंग्लिश में लिखा होता है और उसी के नीचे हिंदी उसका ट्रांसलेशन होता है, तो क्यों ताकि दोनों इंग्लिश और हिंदी वाले एग्जाम दे सकें। इसी वो पैसेजेस जो है वो ट्रांसलेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं। वो एक काफी सही स्ट्रैटेजी मुझे लगी, वो मैंने काफी हद तक यूज करी थी। बट एक जो टिप है मैंने पर्सनली फॉलो नहीं करी थी, बट अ लॉट ऑफ अदर पीपल फॉलो, कि आप कोई भी जैसे कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह होता है वो इंग्लिश में भी अवेलेबल होता है और हिंदी में भी अवेलेबल होता है, तो आप वो किताब पकड़ लें और
इंग्लिश को जो है हिंदी में ट्रांसलेट करके अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं, या कोई भी दूसरी बुक जो इंग्लिश या हिंदी में अवेलेबल है, आप वो दोनों चीजें कर सकते हैं। ऐसी चीज ऐसे दूसरे लोगों ने ये चीजें फॉलो करी है, आई पर्सनली डिडंट फॉलो इट, बट आई थिंक इट वर्क फॉर देम, सो इट मे बी गुड। Thank you for the question. I think we have gone past an hour now, and Prithvi has answered a lot of questions. Professionally, academically, बहुत कुछ answer किया है पृथ्वी ने. We are really thankful for having him on call, and all of you guys for making this AMA a successful सर मेरा एक डाउट और था, मेरे को एक डाउट और बताइए. था कि हरियाणा में मेरे को पता चला है, सर मेरा 10th में संस्कृत था, मेरे पास हिंदी लैंग्वेज नहीं था, तो वहाँ पे नोटिफिकेशन में ये मेरे को कहीं पे शो नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों से मेरे को पता पड़ा है कि अगर 10th में मैट्रिकुलेशन में हिंदी नहीं है तो आपको हिंदी से 10th दोबारा करना पड़ेगा। मयंक जी, मुझे पर्सनली मैंने ऐसा नहीं सुना, और ना मैंने ऐसा किसी के साथ में प्रॉब्लम फेस होते हुए देखा, ना मुझे किसी ने ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया कि यू हैव टू डू हिंदी अगर आपने 10th में हिंदी नहीं ली हुई थी। तो मुझे नहीं लगता कि ये सच है, बट एग्जैक्ट मैं अगर नोटिफिकेशन में ये चीज मेंशन नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होगी। अगर ये रिक्वायरमेंट होती तो कोई भी स्टेट जुडिशरी उसको लिखती है कि आपको, जैसे पंजाब में होता है, पंजाब में आपके पास में पंजाबी होनी चाहिए मैट्रिकुलेशन में, तभी आप एग्जाम दे पाते हैं। तो वो एक रिक्वायरमेंट अगर ऐसी होती हिंदी की, तो वो डेफिनेटली इस चीज को लिखते। वो फॉर्म में भी ये चीज नहीं पूछते कि आपके पास 10th में हिंदी थी या नहीं थी। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक्चुअली सच है। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, I think